हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। मेकिंग ऑफ लॉज बच्चों, इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद तथा कानूनों का निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट मतलब संसद एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। मेकिंग ऑफ लॉज का मतलब कानूनों का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी इन इंडिया pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। मतलब बच्चों इसमें बोला गया है कि हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। हम जो भारतीय हैं, भारतीय पर गर्व है, मतलब भारतीय लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम क्या है बच्चों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्से में हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। ठीक है बच्चों, इस अध्ययन में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व और जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इट इज दिस एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी and this is the best expressed in the institution of the parliament. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key features of the constitution. तो मतलब बच्चों इसमें यही बोला हुआ है कि यही वे तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्ययन में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी जो पार्लियामेंट है, मतलब संसद है, जो देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हमारा है वाई शुड पीपल डिसाइड। मतलब बच्चों यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसला आखिर क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। आप जैसे कि जानते ही हो, हमारा जो भारत है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने इसमें भाग लिया और वे स्वतंत्र, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से भी प्रेरित थे। ठीक है बच्चों, इंस्पायर्ड थे वो। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। मतलब बच्चों इसमें बोला गया है कि औपनिवेशिक शासन मतलब बच्चों कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा जमा ले, उसे हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासक।
ठीक है बच्चों। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, मतलब डरे हुए रहते थे। यहाँ लिखा ना लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये ब्रिटिश सरकार से कहते हैं ये भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से भी कहते बच्चों असहमत थी, मतलब सहमत नहीं थे वो उनकी फैसलों से। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का भी सामना करना पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति बदल डाली थी। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। अब राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। जो भी उनकी डिमांड थी वो आगे पेश करने लगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. अब 1885 में, मतलब 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ठीक है बच्चों, मतलब लेजिस्लेचर में मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर में भी क्या होने चाहिए बच्चों, होने चाहिए मेंबर, निर्वाचित मेंबर भी होने चाहिए। और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी थी। While these early legislatures under the British government were in a response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। ठीक है बच्चों, जो उनके जो क्या थे बच्चों, राष्ट्रवादियों के बढ़ते दबाव के कारण ही ये बनी थी विधायिका। लेकिन इनमें भी सभी वेशकों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एज यू रीड इन चैप्टर वन बच्चों, हमने चैप्टर 1 भी इसका पॉलिटिकल का हमने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। एज यू रीड इन चैप्टर 1, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making डिसीजन। अब बच्चों इसमें बोला गया है कि जैसे कि आपने पहले अध्ययन में पढ़ा था औपनिवेशिक शासन ने समझा है बच्चों कॉलोनियल रूल, मतलब जो देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, अपना शासन चलाता है, उसे हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्र संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपनी जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। With the coming of independence, we are going to be citizen of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's need and demands. The dream and aspiration of the freedom struggle were made concrete in the Constitution.
of independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is that all adult citizens of the country have the right to वोट, राइट टू वोट। अब स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले भी थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतें और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। मतलब जो लोग चाहेगी वही सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वेशक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वेशक मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वेशक नागरिकों को भी वोट देने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, क्या लगाया गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या है? सार्वभौमिक वेशक मताधिकार। मतलब सभी जो इंडियन सिटीजन है, एडल्ट सिटीजन्स हैं, सभी को हर एक को वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट। मतलब सभी को वोट देने का भी अधिकार है, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा बच्चों है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, लोगों को फैसले क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। हमने वाई शुड पीपल डिसाइडेड, इसके बारे में समझा और थोड़ा सा इंट्रो भी हमने समझा। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको अगली वीडियो में और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो में लाइक भी कर देना। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर थर्ड, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज के बारे में हम समझेंगे। तो हमने पार्ट 1 इसमें हमने समझा था, इसमें इंट्रोडक्शन समझी थी और वाई शुड पीपल डिसाइड के बारे में हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लेना, और मैं इस वीडियो के आई बटन में भी वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। हमारे इस चैनल पर रोज़ सुबह 9 बजे हर एक दिन में एक वीडियो ज़रूर आती है। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, आपको एक हैबिट बनी रहेगी आपको पढ़ने में। इतने घंटे इतने मिनट पढ़ना ज़रूरी है, मतलब कम से कम आधा 1 घंटा आप पढ़ाई में बिल्कुल परफेक्ट, मतलब पूरा अटेंशन पूरा फोकस लगा के पढ़ना चाहिए। आप 2 घंटे पढ़ोगे तो उसका आउटपुट कितना निकलेगा बच्चों? आधा घंटा ज़रूर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो पूरी मेहनत से पढ़िए, आपका बिल्कुल अच्छे से नंबर आएगा। तो चलिए हम टॉपिक करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या बच्चों? लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में। देखो, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। मतलब सहमति का विचार, सबकी सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। क्या है बच्चों? प्रस्थान बिंदु है। मतलब डेमोक्रेसी में मेनली क्या होता है, सभी की सहमति होती है। किसकी होती है बच्चों? सभी पीपलों की सहमति होती है, सभी लोगों की। सहमति का मतलब है
चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। क्या है बच्चों? डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। मतलब इसमें सहमति का मतलब क्या है बच्चों? डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसका मतलब बच्चों चाह होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मतलब स्वीकृति होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए और लोगों की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। It is the decision of people that creates a democratic government and decide about it functioning. मतलब लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। The basic idea is the kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person and that in principle that the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। इसका मतलब क्या है? और उनके मतलब और उसके कामकाज के बारे में भी फैसला देता है। ठीक है बच्चों, इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति हो या नागरिक, मतलब व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसमें? डेमोक्रेसी में। व्यक्ति या नागरिक, मतलब जिसे हम व्यक्ति या नागरिक कहते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी भी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे दे सकता है? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन। जैसे कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक ही तरीका है, वो क्या है बच्चों? चुनाव, मतलब इलेक्शन। People would elect their representatives to the parliament, then a one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representative form the government and also control it। इसका मतलब क्या है? लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग अपने जो प्रतिनिधि भी होते हैं उनका क्या करते हैं बच्चों? चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। मतलब आप भी देखते होंगे आसपास में, जैसे कि मोहल्ले में एमसीडी चुनाव होता है या किसी भी का भी चुनाव होता है लोकल एरिया में, तो कई सारे उसमें क्या होता है बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सभी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, बट जीतता सिर्फ एक ही है। जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। ठीक है बच्चों, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रण करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं। सरकार कौन बनाता है बच्चों? लोग ही बनाते हैं, क्योंकि लोग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। अब कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? तो सिंपल सा वर्ड है बच्चों, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड द बाय द पीपल। मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें किसके लिए होती है? जो डेमोक्रेसी है, जो सरकार बनाई जाती है, वो किसके लिए? जनता के लिए है। और ये सरकार किसके द्वारा बनती है? जनता के द्वारा बनती है। और क्यों बनाई जाती है? जनता के लिए ही तो बनाई जाती है सरकारें। ठीक है, और जनता का ही ये सरकार होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, तो आप बेझिझक लिख सकते हो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। The above idea of representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and political life textbook. You are familiar with how representatives are chosen at different levels of government. Let us recall this idea by doing the following exercises. अब जैसे कि इसमें बोला हुआ है, प्रतिनिधित्व का ये विचार कक्षा 6ठी
और 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक पाठ्य पुस्तक, आपने पढ़ा भी होगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में 6th में और 7th में भी, एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित भी मतलब हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है, आइए निम्नलिखित अभ्यासों के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। मतलब बच्चों ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इन क्वेश्चनों को जरूर कॉपी में करिएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन who an MLA is and how the person gets elected। मतलब बच्चों इसमें क्या बोला है कि विधायक मतलब MLA, विधायक MLA कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का भी प्रयोग करें। इसको जरूर क्वेश्चन को करिएगा बच्चों कॉपी में। डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट। अब इसको भी क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा और संसद के बीच का क्या फर्क है, यह आप अपने टीचर की मदद से भी कर सकते हो, उनके साथ चर्चा भी कर सकते हो। नीचे देखो, From the list below, identify the work of a state government and that of a central government। मतलब बच्चों नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य सरकार के हैं और कौन सा केंद्र सरकार के हैं। देखो, द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना, मतलब चीन के साथ शांतिपूर्वक संबंध रखा जाए, ये किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का? नहीं, ये किसका काम है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि सेंटर मतलब पूरा इंडिया की बात हो रही है ना, ये चाइना और इंडिया के बीच में बात हो रही है, तो ये किसका काम है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड, मतलब मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाली सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो ये किसका डिसीजन होगा बच्चों, स्टेट बोर्ड का। किसका होगा बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब आगे देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अब इसमें देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर, ये किसका होगा बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। क्यों, क्योंकि इस शहर से इस शहर को जाना है, तो इनके बीच में क्या होगा, बातचीत होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा ये। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपी नोट, अब ये 200,000 का नया नोट जारी करना है, नया नोट जारी करना है, तो ये किसके हाथ में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगा। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल में ही मतलब जैसे कि अभी फिलहाल में ही जैसे नोटबंदी हुई थी, अभी 2000 के नोट भी बंद हो गए हैं, तो वही चीज़ है, ये नए नोट भी किसके हाथ में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें फिलअप भी वाले हैं, तो आप जरूर फिलअप कर लेना। MLA मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, MLA रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्टली, ये जरूर कॉपी में करिएगा बच्चों। ठीक है, नीचे देखते हैं 5th। You have read the most elected members whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament are elected for a fixed period of 5 years. Why do we have a system where the representatives are elected for a fixed period and not for life? मतलब बच्चों इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। आपने क्लास 6th में और 7th में जरूर पढ़ा होगा। ऐसा क्यों है कि जन प्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है और जीवन भर के लिए ही नहीं, बताओगे आप, ये जरूर सोचना और जब आंसर आ जाए तो जरूर कॉपी में भी लिखिएगा बच्चों। ठीक है, और जिसको आंसर पता है जरूर इसको जरूर कमेंट भी करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, You have read that people participate in other way as and not just through election to express approval or disapproval of the action of government. Can you describe 3 such way through a small skit? आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाही पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। ठीक है बच्चों,
क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? आप अगर कर सकते हो तो ज़रूर टीचर की मदद से करिएगा, वरना इसमें कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा वो नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 5 जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। तो आगे बच्चों हम अगले वीडियो में समझेंगे आगे का पार्ट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूर हमें बताइएगा कि सर हमें आपको से पढ़ने में अच्छी लगा, हमें समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ज़रूर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपसे भी कुछ तो बनता है ना बच्चों। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, और इस वीडियो में लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। हमारे इस चैनल पर रोज़ सुबह 9 बजे डेली वीडियो अपलोड होती है। ठीक है बच्चों, सुबह के 9 बजे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका मतलब क्या बच्चों? अब संसद की भूमिकाएं क्या है? संसद की भूमिका, ठीक है बच्चों, देखो, created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy। इसका मतलब बच्चों ये है कि आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक बना गया है। ठीक है बच्चों, These are participation by people in the decision making process and governed by consent। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। मतलब जनता में इसमें सहमति होनी चाहिए और हिस्सेदारी भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम has immense power because it is the representative of the people। हमारी जो व्यवस्था में संसद के पास जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है ये। ठीक है, अब जनता के पास क्यों इतना पावर है, मतलब संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं? क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है ये, जनता का रिप्रेजेंटेटिव करती है। Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। मतलब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है? लोकसभा के लिए भी उसी तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा के स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट। आगे पढ़ते हैं। The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map of page number 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidate who contest elections usually belong to different political parties। अब बच्चों इसमें बोला हुआ है कि जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे कि पृष्ठ मतलब पेज नंबर 41 देखते हैं बच्चों। 41, एक मिनट देखो, यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 41 दे रखा है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर हमें दे रखा क्या? 41। अब इसमें कहानी बता रखी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस कहानी में। तो सबसे पहले
इस कहानी को भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, आने वाली वीडियो में इसको भी कहानी में समझेंगे। हमारी वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, देखो पेज नंबर 41 क्या बोला बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में क्या करा है बच्चों, बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये, और उनमें से एक पर्सन पार्लियामेंट में जाता है, संसद में जाता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। With the help of the table below, let us understand this further. अब इसमें क्या बोला, नीचे देखिए तालिका के माध्यम से ही आइए इस बात को और अच्छी तरह से हम समझते हैं। देखो, रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शन मई 2019। अब जो 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम है 2019 वाला, पॉलिटिकल पार्टी के सारे नाम और उनको कितनी सांसदों की संख्या मिली है, निर्वाचन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, एमपी का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आगे देखो, सबसे पहला हमारा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, 303। आप जानते हो अभी भी सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के कितने वोट मिले थे 2019 में, 303। आईएनसी 52, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, 52 मिला था। तो ये पेपर में आ सकता है कि नहीं 5 पार्टियों के नाम बताइए या कि नहीं 2 पार्टियों के नाम बताइए, तो पार्टी के नाम भी आप बच्चों याद कर लेना। अब द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, एसएस और जेडीयू, बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, एलजेएसपी, एसपी, आईएनडी मतलब इंडिपेंडेंट, एनसीपी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, जेएनकेएनसी, टीडीपी, एआईएमआईएम मतलब ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है बच्चों, ये भी पार्टी है, सारे नाम, अपना दल, सीपीआई, एसएडी, एएपी, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार में बनी हुई है। ठीक है बच्चों, एजेएसयू, एआईएडीएमके, एआईयूडीएफ, जेडीएस, जेएमएम, केसीएम, एमएनएफ, एनपीएफ, एनपीपी, पीडीपी, आरएलपी, आरएसपी और एसकेएम जिसे हम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, वीसीके, विधुतालाई, चिरुतगाई गल काछी, ये हमारे पार्टियों के नाम है। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने होते हैं बच्चों, 543 मेंबर्स होते हैं ये। ठीक है बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं बच्चों, 543 होते हैं। ठीक है, और जिसकी सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलती हैं वही यही पार्टी जीतती है, उन्हीं की सरकारें बनती है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा था, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उनके कितने थे, 303 थी वोटें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बच्चों, एमपी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसदीय सदस्य या सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, संसद के सदस्य कहलाते हैं, ये सांसद कहला देते हैं, ये जिसे हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। अब इन सांसदों को मिलाकर ही क्या बन जाता है बच्चों, संसद बन जाती है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये जो संसद के चुनाव जो होने जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने भी यहाँ पर होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में हम
पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आपको अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम इसमें करने वाले हैं पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें कई पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर इस चैप्टर के पार्ट नहीं देखे पिछले वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें समझेंगे टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? नेशनल गवर्नमेंट का मतलब राष्ट्रीय सरकार। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, अब ये चुनाव कैसे होता है उसके बारे में हम समझेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि हम रोज़ सुबह 9 बजे हर रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल पर विक्रम सर क्लास 8 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। मतलब भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों? राज्यसभा एंड लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। यहाँ पर सांसदों का मतलब क्या बच्चों? एमपी की। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बच्चों एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, एक लिस्ट मतलब एक सूची बनाई जाती है। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहती है, मतलब कोई भी पार्टी हो गई सरकार बनाना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी हो गई जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है, तो उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है? तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होनी चाहिए। मतलब उसको कितनी सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, मेजोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इलेक्शन में। अब चूंकि लोकसभा में कितने सीटें होते हैं बच्चों? 543 इलेक्टेड होते हैं, मतलब 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, मतलब और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 एक्स्ट्रा। तो 2 एक्स्ट्रा मतलब 545 हो गई है। मेनली 543 होते हैं, बट ये 2 हो गए क्या बच्चों? एक्स्ट्रा हो गई है, नॉमिनेटेड होते हैं ये मेंबर इन लोकसभा। ठीक है, निर्वाचित सदस्य में। अब आगे क्या लिखा है बच्चों? हाँ ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है बच्चों, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल बहुमत प्राप्त, मतलब किसी भी दल को कम से कम उसके आधा, यहाँ पर है ना लिस्ट हाफ द नंबर 272, उस नंबर का 543 का आधा, कम से कम कितना? 272 सदस्य होने ही चाहिए। अब संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई एक पार्टी जीत जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द पोजीशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी कोएलिशन formed. The largest among these parties is called the opposition पार्टी। मतलब क्या है इसमें बच्चों? अगर कोई भी संसद में बहुमत प्राप्त कर लेता है और उस करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होता, मतलब क्या बोला बच्चों यहाँ पर? कोई भी जैसे कि पार्टी बनी है, इलेक्ट हुई है, वो जीत गई है इलेक्शन, अगर वो बहुमत में नहीं है, मतलब गठबंधन में नहीं है और किसी की पार्टी के हाथ में नहीं है, अंदर नहीं है, तो सारी जो पार्टियां होंगी वो उनको क्या कहेंगे? हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे। ठीक है बच्चों,
क्या कहेंगे इसको हम, अपोजिशन पार्टी। अब जैसे कि बीजेपी सरकार अभी इलेक्टेड है, अब उसी प्रकार से जो दूसरी भी कोई भी सरकार होगी वो उसके क्या हो जाएगी बच्चों, अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं हम। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. मतलब आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा रखा है आपने, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक क्या बच्चों, महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि आपने पहले दिन में पढ़ा था, अगर आप बच्चों आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जरूर जाके पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, हम वरना ये आइकन बटन में, आई बटन में भी हम उसकी लिंक दे देंगे, तो चैप्टर 1 जरूर पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसा लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। मतलब जो भी जो लॉ बनता है, जो संसद बनाती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करती है और उसको साथ में काम भी करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका ही होती है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। भारत का जो प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का ही मुखिया होता है। ठीक है बच्चों, वही हमारा मतलब जो लोकसभा में जीत गया उसमें से जो मुखिया होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। From the MP who belong to her party, the Prime Minister select ministers to work with her to implement decision. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. मतलब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, ये मंत्री स्वास्थ्य के मतलब हेल्थ के, शिक्षा के, वित्त के, फाइनेंस का मतलब होता है बच्चों वित्त के इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का भी जिम्मा संभालते हैं ये। ठीक है बच्चों, आगे देखो। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar consent to form what is known as a coalition government. अब बच्चों हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में ऐसे कई राजनीतिक दल एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर भी क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं हम। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर गठबंधन बना के काम करना। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का मतलब देखो आगे। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the state of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, उसके प्रतिनिधियों के रूप में काम करते राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, कोई भी। ठीक है बच्चों, बिल पास कर सकती है, वो लॉ बनाने का कोई सा भी नियम आ जाता है या कोई भी कानून बनाने का भी वो राज्यसभा प्रस्ताव दे सकती है। ठीक है बच्चों, पेश कर सकती है, उसे लागू नहीं कर सकती, पहले पेश करेगी तब करेगी। ठीक है बच्चों, इट देयरफॉर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इफ अल्टरेशन आर नीडेड द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोक सभा। The member of the Rajya Sabha are elected by the election members of the legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर किसी भी विधायक को
किसी भी विधायक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। ठीक है बच्चों, उसको राज्यसभा की भी क्या मिल चुकी हो, मंजूरी, कि हाँ ये कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता भी है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से होता है, मतलब करते हैं ये। राज्यसभा में 233, यहाँ पर लिखा है ना बच्चों 233, 233 मतलब 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और उसमें 12 मेंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ये राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं, मतलब 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, पक्का 12 तो होता ही है ऐसा। ठीक है बच्चों, तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स इसमें राज्यसभा में होते हैं। ठीक है बच्चों, लोकसभा में कितना था 543 और 2 प्लस नॉमिनेटेड, और राज्यसभा में कितना है बच्चों 233 एंड प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और हमें जरूर फीडबैक देना कि आपको कैसा लग रहा है हमसे पढ़ने से। ठीक है बच्चों, पढ़ने पर तो जरूर कर देना सब्सक्राइब बच्चों, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर में 4 पार्ट बना रखे हैं, वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप जाके हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। आज हमारा ये 5वां पार्ट होने जा रहा है। हम यहाँ अब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट से पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। टू कंट्रोल का मतलब होता है बच्चों क्या, नियंत्रण करना, एंड गाइड का मतलब क्या है बच्चों, मार्गदर्शन देना, एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और जानकारी देना सरकार को। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है बच्चों, प्रश्न काल होता है। द क्वेश्चन आर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रश्न काल क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मतलब देखो, क्वेश्चन आर is an important mechanism. Question R is an important mechanism. इसका मतलब ही क्या है कि प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है इसमें, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स। इसका मतलब क्या है, इसके जरिए संसद कार्यपालिका, इसके जरिए संसद क्या करते हैं बच्चों, कार्यपालिका मतलब जैसे कि यहाँ पर बोला ना बच्चों एक्सिक्यूटिव का मतलब बच्चों कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MP। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियां
उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका भी मिलता है। ठीक है बच्चों, Asking question of the government is a crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawback in various policies and programs of the government and mobilize popular support of their own policies. इसका मतलब है कि बच्चों, इसका मतलब है कि सरकार से सवाल पूछने किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका निभाता है। मतलब मान के चलो बच्चों कि पार्टियां बन गई, उसमें अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो जो पार्टी जीती है वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाएगी, तो उसे रोकने के लिए कौन होना चाहिए? अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए। तो अपोजिशन का भी मेन रोल है। ठीक है बच्चों, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के जन समर्थन भी जुटाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट्स। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट्स का मतलब क्या बच्चों? यहाँ पर दे रखे कि संसद में पूछे गए एक प्रश्न का यहाँ पर एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, लोकसभा की बात हो रही है। अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर ऑन 15/12/2017। मतलब अंतराकृत प्रश्न संख्या कौन सी है बच्चों? 48 है और ये दिनांक कौन सा? 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए है। ठीक है बच्चों, कन्वर्स ऑफ स्कीम ऑफ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए योजना का समेकन है ये। मनोज रजौरिया। आप देखो, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू बी प्लीज टू स्टेट, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि, अब क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो, whether the government proposed to converge various schemes and policies for children in the country। इसका मतलब क्या बच्चों? क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? अब इसमें देखो बी वाले में, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या, और अब गा में देखो, इफ नॉट द रीजन देयरफॉर, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। अब यहाँ पर आंसर देते हुए बोलते हैं, देखो आंसर कौन दे रहा है बच्चों? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मतलब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उसका उत्तर देते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। ठीक है, ए टू सी किया, मतलब ABC के आंसर देते हुए। A to C, the minister has developed the National Plan of Action for Children 2016, which largely arrow upon the existing programs and schemes of various ministers' departments. It provides a framework for convergence and coordinate between ministers' department and state UT governments and encourage collective action from all stakeholders to address multi-dimensional vulnerabilities expressed by children। तो बच्चों यहाँ तक का मतलब क्या है? का से लेके गा तक बोला है उन्होंने, मतलब ए से लेके सी तक। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालय विभागों तथा राज्य सरकारों, संघीय राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है। ठीक है बच्चों, तथा ये बच्चों की बहुआयामी कमजोरियां को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है।
ठीक है बच्चों। द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 कैटेगराइज चिल्ड्रन राइट्स अंडर 4 की प्रायोरिटी एरियाज: सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन. It identifies key programs, schemes and policies as well as stakeholders for the implementation of different strategy. अब राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिक के 4 प्रमुख क्षेत्रों में, अर्थात मतलब उनको 4 अधिकार दे रखे थे। ठीक है बच्चों, 4 अधिकार दिए गए हैं 2016 के प्लान के अकॉर्डिंग, योजना के अकॉर्डिंग। पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर बोला हुआ है, पहला क्या है, सर्वाइवल एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण। दूसरा क्या है बच्चों, एजुकेशन डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा एवं विकास। तीसरा क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन, मतलब संरक्षण। और चौथा क्या है, पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी में वर्गीकृत करना, मतलब भागीदारी लेना। और ये विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रम, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा, जैसे कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आंसर इस प्रकार से दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। The government get valuable feedback and is kept on its toe by the question asked by the MP. अब सांसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इन एडिशन, इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट. दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. द MPs रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. अब इसका मतलब बच्चों क्या है कि इसके चलती सरकार क्या रहती है बच्चों, चुस्त रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके जवाब देना, तो ये सब क्या चलता रहता है, सरकार इससे वजह से क्या होती है बच्चों, चुस्त रहती है, वो काम करती रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित, मतलब फाइनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। या उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रण भी करती है बच्चों, उसका मार्गदर्शन भी करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रण, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य भी आयाम है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम समझेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। रोज़ सुबह 9 बजे हमारी चैनल पर वीडियो आती है, तो आप ज़रूर 9 बजे आइएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, इसको हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पांचवा पार्ट के बारे में हमने समझा था। मतलब बच्चों हमने समझा था कि पार्लियामेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हमने एक उदाहरण के तौर पर भी समझा था। जैसे इस पिक्चर में हमें, जैसे कि ये चीज़ हमें दे रखी थी, जैसे कि जो पार्लियामेंट होता है वो क्वेश्चन जो पूछते हैं उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं, हमने उसको समझा था। अगर आपने ये वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट,
हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर नए कानून किस तरह बनते हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या है बच्चों, नए कानून किस तरह बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। कानून बनाने में संसद की एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो संसद में जो कानून बनाने में संसद की क्या होती है बच्चों, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देयर आर मैनी वेज through which this takes place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है और आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है बच्चों, किसी खास कानून के लिए ही आवाज उठाते हैं। An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law। अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि ये संसद की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू बी प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। ये क्या होती है बच्चों, संसद की जिम्मेदारी होती है और वे लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति क्या होते हैं बच्चों, संवेदनशील होते हैं। मतलब जो भी लोगों की परेशानी होती है उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, संसद को। ठीक है बच्चों, संसद क्या होती है बच्चों, संवेदनशील होती है उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आइए देखिए कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। देखो बच्चों, यहाँ पर लिख रखा है जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता। अब देखो ये वाला पढ़ते हैं। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो घरेलू जो हिंसक होता है, यहाँ पर जो भी हिंसा होता है वो महिलाओं के ऊपर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जब परिवार का कोई भी पुरुष या सदस्य आमतौर पर पति घर की किसी औरत या आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, घरेलू हिंसक, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है बच्चों, औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मतलब घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अब पीछे हम स्टोरी के बारे में समझते हैं। स्टोरी क्या थी, हमने ऊपर पढ़ा कि स्टोरी से हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये हिंसा जो घरेलू हिंसा है ये कैसे कानून में आ गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए पीछे देखते हैं। अक्टूबर 2006 की कहानी है ये। देखो बच्चों,
ये न्यूज़ में आया हुआ था, द डेली न्यूज़ में आया हुआ था। साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इज़न्ट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना, ये बोलती है। ठीक है बच्चों, अब ये भी बोलती है, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड, इन फैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। अब महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छा है। देखो ना कुसुम, इस कानून को बचने में मतलब बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों? कुसुम। इसका नाम क्या है बच्चों? साजिया। अब देखो, कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ट। अब कुसुम और साजिया एक महिलाएं संगठन के सदस्य हैं, उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। एट देयर ऑफिस मतलब अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन। आई नीड एडवाइस, माई husband beats me up. My husband beats me up. I have not told anyone so far. So far. ठीक है बच्चों, I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अब ये महिला बोलती है, I am being ill treated by my son and daughter in law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई थी। आगे देखो, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये मारपीट बंद हो जाए। ठीक है बच्चों, आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। अब ये बोलती है, बच्चों एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा ब्राइटनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लाइटिंग में। Unfortunately, the exiting law is a criminal one and does not offer this option. बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forum. अब बच्चों 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में से एक नए कानून की मांग उठती रही। कौन सा? We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household, and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. मतलब हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है, मतलब उनकी कहानी सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नए नागरिक कानून होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। In 1999, lawyers collective, a group of lawyers, law students and
activists after nationwide consultation took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. अब 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रीय व्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse. अब घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, किया जाना चाहिए। अब इसमें डेफिनेशन बोली थी डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक वायलेंस किसमें क्या क्या होता है बच्चों? फिजिकल भी, इकोनॉमिक भी, सेक्सुअल भी, वर्बल भी और इमोशनल एब्यूज भी। द लॉ शुड cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया भी जाना चाहिए। What about some monetary relief? और आर्थिक मदद के लिए बारे में क्या ख्याल है और क्या ख्याल है? आगे देखो। मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठक की गई। देखो पहला, द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। अब महिला आंदोलन घरेलू हिंसक पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002 बट अब आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। ठीक है बच्चों, एक पार्लियामेंट। अब इसमें देखो क्या लिखा था, दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, सजेस्ट दिया था। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हमने विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहा। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशन। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Several women organization National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee। अब इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed। अब संसदीय स्थायी समिति के जो संसदीय स्थायी समिति के मानवीय सदस्य गण थे, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसक की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। जो इन्होंने पहले जो डेफिनेशन दी थी उससे ये महिलाएं जो क्या थी वो सहमत नहीं थी। The law needs to provide for temporary custody of children। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। At a press conference in October 2006। अब अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान What is the new law? ये नया कानून क्या है?
This law is a first in recognize a woman right to a violence free home and provide a comprehensive definition of domestic violence. ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा भी पेश की गई है बच्चों। आगे देखो, This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, and sisters affected by violence in their homes. ये एक दीवानी कानून है। क्या बच्चों, एक ये दीवानी कानून मतलब सिविल लॉ है ये, जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों और महिलाओं, बेटियों, बहनों और माताओं और अपने घरों में हिंसा से ये निजात मिलेगी, सभी महिलाओं को भी, ठीक है बच्चों, सभी औरतों को भी इनसे, इस वायलेंस से उनको राहत मिलेगी। द प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूज मतलब बच्चों इसमें बोला है कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet their expenses including medical costs. मतलब बच्चों इसमें बोला गया कि ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है, ठीक है बच्चों। Why is this an important law? Why this is an important law? ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आगे देखो बच्चों इसमें। नाउ बिगन अनदर लॉन्ग जर्नी। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। हाँ, मैं इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब एक तरफ रखनी चाहिए, हमें तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें महिलाओं, पुलिसों और न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना भी बच्चों चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है बच्चों। अपने बड़ों को भी, अगर आप सीख रहे हैं कुछ किताबों से तो बड़ों को भी ज़रूर बताइए जिनको नहीं पता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. मतलब बच्चों इसमें बोला गया कि इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। From establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV, reports, newspaper, editorials, radio broadcast, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people. मतलब बच्चों वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। ये आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आई होप आपको ये जो कहानी थी आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमने इस वीडियो के कई पार्ट्स बना रखे हैं, तो आप ज़रूर जाके देख लेना। हम इस वीडियो के आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, ज़रूर आप देख लेना बच्चों। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, और हमें ज़रूर फीडबैक देना कि आपको हमसे पढ़ने पर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें कमेंट में लिख के बताना। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। तो धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर में कम से कम 6 पार्ट बना रखे हैं। वो 6 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देख लेना बच्चों। ठीक है, तो आज हमारा इस वीडियो में 7वां पार्ट होने जा रहा है इस चैप्टर का, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। हम इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होता है? मतलब बच्चों, अनपॉपुलर मतलब होता है अलोकप्रिय, और कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद कानून। लॉज का मतलब कानून। तो लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट passes laws that turn out to be very unpopular। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है, ऐसा कानून कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होती है। ठीक है बच्चों, समटाइम अ लॉ कैन बी constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful मतलब ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता। मतलब ऐसा कानून भी बना देती है पार्लियामेंट जो लोगों को पसंद नहीं आता, बट कानून बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा भी कानून बनता है, और कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। ठीक है बच्चों, हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this। बच्चों, इसमें बोला हुआ है कि इसलिए लोग उसकी आलोचना क्या करते हैं बच्चों, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। अगर कोई कानून उनको पसंद नहीं आता, उनके खिलाफ होता है, बट सही तो होता है लो, बट उनको समझ नहीं आता, अनफेयर होता है, तो इसीलिए उनको अच्छा रास नहीं आता, इसीलिए वो क्या करते हैं, लोग आलोचना करते हैं उस लॉ का, और वो जनसभाएं भी करवाते हैं बच्चों, अखबारों में लिखते भी हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त भी कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग, एक लार्ज नंबर में अगर लोग बोल रहे हैं कि कानून गलत है, तो पार्लियामेंट को भी सोचना पड़ता है कि सच में ही गलत है लो, तो उसे चेंज कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल
Various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. अब जैसे कि उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाएं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। जो सड़कों पर जो रेडी लगा के रखते हैं, पटरी लगा के पटरियों पर जो लगाते हैं दुकानें, वो सारा क्या है बच्चों, इल्लीगल है। आपने कभी टीवी पर भी देखा होगा कि पुलिस वाले उनको हटाते हुए, डंडा मारते हुए देखा होगा, बट आपको बुरा लगता होगा, बट वो इल्लीगल है। ठीक है बच्चों। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द public space open so that the people can walk on the pavements easily। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि वो जो गैर कानूनी था, ये सारा जो सड़कों पर जो लगाया जाता था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, कुछ कानून भी क्या बच्चों जरूरी है। अब तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essentially service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत ही सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। मतलब बच्चों आप देखो कि अगर आप किसी होटल में जाओगे खाना खाने के लिए, वही चीज़ अगर आपको फेरी वाले से मिल जाए, रेडी वाले से मिल जाए, वो भी सस्ते में मिलेगा, वही टेस्ट होगा, वही क्वांटिटी होगा, तो आप किसके पास जाओगे, सस्ते वाले के पास या महंगे वाले के पास? इज़ सिंपल, आप सस्ते वाले की तरफ जाओगे, जो आपको सर्विस दे रहा है, चीपली सर्विस दे रहा है, तो उसको आप वहाँ पर जाओगे। कहाँ पर जाओगे बच्चों? जहाँ पर सड़कों पर जो रेडी लगाते हैं, हॉकर्स एंड वेंडर्स जो होते हैं, उनके पास। ठीक है बच्चों, दिस इज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रोजी रोटी। मतलब जिसे हम रोजी रोटी भी चलती है, इसी से हम क्या चलते हैं बच्चों, उनकी रोजी रोटी भी चलती है। हैंस if the law favor one group and disregard the other, it will be controversial and lead to conflict। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा। मतलब अगर कोई एक जाति पर उसने अच्छा नियम बना दिया और दूसरे जाति पर गंदा नियम बना दिया, तो दूसरे जाति लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल करेंगे, विवादास्पद लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution। मतलब बच्चों इसमें बोला है कि अब तो अगर उसके उस जाति की उपेक्षा होता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इसे मुद्दे पर फैसले के अदालत की शरण में जा सकते हैं। मतलब अगर वो जैसे कि परिवार में लड़ाई वड़ाई होता है, अगर नहीं सब हो पाता, लड़ाई नहीं सुलझ पाता, तो वो कहाँ चले जाते हैं बच्चों, कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, कोर्ट मतलब अदालत का रास्ता अपनाते हैं वो। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। मतलब मान के चलो कि ऐसा कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, संसद ने, कि लोगों को गलत लग रहा है, तो हम कोर्ट में उसकी याचना भी दे सकते हैं और वो कोर्ट निर्णय लेगा कि वो नियम सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन मूवमेंट इन क्लास 7th बुक? The photo there are showed the different way in which citizen can protest, campaign and show solidarity. The picture given on the next page point to another way in which people protest unjust law. ठीक है बच्चों, मतलब इसमें बोला हुआ है कि आपको याद होगा कि क्लास 7th में आपने बुक में पढ़ी होता है वुमेन मूवमेंट के बारे में, वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। अब जैसे कि पीछे फोटो भी लगी हुई है, द फोटोज डेट देयर शोड द डिफरेंट वे इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट। अब वो जो सारी फोटोज थी वो अलग अलग वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे, ठीक है बच्चों, आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं सब की पिक्चर लगी हुई है। और हमारे इस बुक के पीछे भी एक पिक्चर लगी हुई है, देखो जो सेम इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, अरेस्ट एज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स, ये एक तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों, आंदोलन हो रहा है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसमें। वी नीड टू रिमेंबर दैट our role as citizens does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is in the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative functions प्रॉपरली। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे संसद क्या कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारा जो कर्तव्य है सिर्फ वोट देने का कर्तव्य नहीं है, हमें ये भी देखना है कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है बच्चों, हमें वो भी देखना है। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद भी मिलेगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों, और हमें ज़रूर बताना को आपको कैसा लग रहा है हमसे पढ़ने पर, ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। सिर्फ आज हम इस वीडियो में समझेंगे ग्लोसरी के बारे में, शब्द संकलन के बारे में आज हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रूवल का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है स्वीकृति मतलब सहमति। To give one's consent to and be favorable towards something. In the context of this chapter, it refers both to the formal consent through elected representatives that Parliament has as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में ये शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब यहाँ पर लिखा ना बच्चों थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है अप्रूवल का।
कोलिशन का मतलब क्या बच्चों, अ टेम्पररी, मतलब कोलिशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, गठबंधन। अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप और पार्टीज। इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द अलायंस फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, कोलिशन का मतलब ये बताया गठबंधन। इसका मतलब समूहों या दलों के तत्कालिक गठजोड़ से होता है। किससे होता है बच्चों, गठजोड़ से। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत ना मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बच्चों आलोचना। टू फाइंड फॉल्ट विद और डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू सिटीजन्स फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। इवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों विकास क्रम। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा गया है। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ही हमें क्या बोला गया, ये इवोल्यूशन बोला गया है, विकास क्रम बोला गया है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा है बच्चों सेडिशन। क्या बच्चों है अगला, सेडिशन। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसीडर एज स्टीरिंग अप रेसिस्टेंस और रेबेलियन अगेंस्ट इट। इन सच केसेस the government does not need absolute evidence in order to arrest persons. Under the Sedition Act of 1870, the British had a very broad interpretation of what constitutes sedition, and what this meant was that they could arrest and detain any person they wanted under this act. The nationalists consider this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom clarified beforehand, as well as because those arrested were often kept in jail without a trial। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि सेडिशन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर राजद्रोह। क्या होता है बच्चों, राजद्रोह। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। रिप्रेसिव के मतलब होता है बच्चों दमनकारी।
to control severely in order to prevent free and natural development or expression in the context of this chapter. It refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights including right to speech and assemblies. मतलब बच्चों रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है, मतलब रिप्रेसिव कहा गया है, जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रण करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने साबित मतलब सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। ठीक है, उनको क्या बच्चों? रिप्रेसिव। ठीक है बच्चों, रिप्रेसिव उसे कहा है। अनरिसॉल्व्ड किसे कहा है बच्चों? अब देखो, अनरिसॉल्व्ड का मतलब बच्चों अनसुलझे। ठीक है बच्चों, अनसुलझे। सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। मतलब अनसुलझे का मतलब क्या है? इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्या का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ऐसी सिचुएशन से है जहां पर समस्या का कोई भी आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनरिसॉल्व्ड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ग्लोसरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते बच्चों। अगली वीडियो सुबह 9 बजे, हमारी रोज एक दिन में एक वीडियो आती है सुबह 9 बजे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।